This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why is Tamil Nadu's education funding on hold, and the second issue is related to declining of enrollment number in various schools in India, and third issue is related to earthquake, and fourth issue is related to tariff imposed by US. Let's discuss all the issues in detail. Why is Tamil Nadu's education funding on hold under Samagra Shiksha Abhiyan? In this article, we will try to find out the answers of various questions such as why has Tamil Nadu not received its Samagra Shiksha Fund for this year? What are the conditions attached to the release of Tamil Nadu's educational fund? How does the National Education Policy 2020 affect funding? Why is the three language formula a contentious issue? So let's discuss all the issues in detail. Tamil Nadu is yet to receive funds from the union government under the flagship education scheme Samagra Shiksha Abhiyan. फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम समग्र शिक्षा अभियान के अंडर तमिलनाडु को अभी तक यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिसीव नहीं हुए हैं. Center has linked these funds to the complete implementation of the National Education Policy 2020, which includes provisions that the Tamil Nadu has opposed, including the content is three language formula. सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के अंडर जो फंड गिवन किया जाता है, इस फंड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक कर दिया है. इट मीन्स जो भी स्टेट 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा, उसी स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड फंड गिवन किए जाएंगे. बट तमिलनाडु स्टेट के कुछ इशूज हैं जिसकी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है. This move also undermine the intent of Samagra Shiksha scheme, which consolidated the Sarv Shiksha Abhiyan, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से फंड को होल्ड करके रखा हुआ है, इस इंटेंट की वजह से समग्र शिक्षा अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्ट होता है, अंडरमाइन हो रहा है. बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कंसोलिडेट करता है. Since last year, Tamil Nadu has repeatedly flagged the non-disbursal of rupees 2,152 crore, warning that the funding shortfall has severely strained its school education infrastructure, affecting nearly 40 lakh students and 32,000 staff members. लास्ट ईयर से ही तमिलनाडु ने 2,150 करोड़ रुपीज का नॉन डिसबर्सल यहाँ पर फेस किया है. और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि इस फंडिंग के होल्डिंग की वजह से तमिलनाडु के अंदर स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड हुआ है, और साथ में अबाउट 40 लाख स्टूडेंट एंड 32,000 स्टाफ मेंबर्स इसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज डिक्लेयर्ड दैट द फंड्स विल बी रिलीज्ड ओनली इफ तमिलनाडु इंप्लीमेंट्स द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जैसे ही तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेगा, फंड रिलीज कर दिया जाएगा. What is समग्र शिक्षा? समग्र शिक्षा क्या होता है? समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12. समग्र शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्लास 1 से 12th, क्लास नर्सरी से 12th तक के लिए यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर टीचिंग कराई जाती है. व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट स्कूल्स के लिए गिवन किए जाते हैं? टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, टीचर्स के लिए सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वोकेशनल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन विद ग्रांट फॉर टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड लाइब्रेरीज अमंग अदर्स. ये सब समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं. Schemes estimated outlay between 2021 and 2026 is rupees 2.94 lakh crore, with the center and state contributing funds in a ratio 60:40. 2021-26 के लिए ओवरऑल जो समग्र शिक्षा अभियान के लिए फंडिंग फिक्स किया गया है वो 2.94 लाख करोड़ का फंडिंग इसके लिए एलोकेट किया गया है. सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसमें 60:40 के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं. वाई हैज तमिलनाडु नॉट गॉटन फंड्स अंडर समग्र शिक्षा? समग्र शिक्षा के अंडर तमिलनाडु को फंड क्यों गिवन नहीं किया जा रहा है? होल्ड फंडिंग, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग को होल्ड किया हुआ है.
For 2024-25, Tamil Nadu's allocation under the scheme amounts to rupees 3,586 crore. Of which the center share is rupees 2,152 crore, with the first quarterly installment of 573 crore, which has not yet arrived halfway through the financial year 2024-25। तमिलनाडु के लिए जो इस स्कीम के अंडर फंड एलोकेट किया गया है वो 3,586 करोड़ रुपीज का फंड एलोकेट किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जाने हैं। बिकॉज समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पर कोऑपरेट करना होता है 60:40 रेशो के हिसाब से। तमिलनाडु इज नॉट साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम कॉल्ड पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तमिलनाडु के लिए ये फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए होल्ड कर दी गई है बिकॉज तमिलनाडु यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड एमओयू साइन नहीं कर रहा है। इट मीन्स पीएम श्री स्कूल के लिए तमिलनाडु साइन नहीं कर रहा है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका फंडिंग रोका हुआ है। PM Shri, this scheme being run from 2022 aim to create 14,500 model school across the country to showcase its implementation of national education policy and has a much smaller project cost of rupees 27,360 crore। बिकॉज इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया के अंदर 14,500 मॉडल स्कूल ओपन करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया था। इसी के अंदर पीएम श्री स्कूल्स या स्कीम 2022 में लॉन्च की। पीएम श्री स्कीम के अंदर इंडिया के अंदर 14,500 मॉडल स्कूल खोलने का यहाँ पर प्लान किया गया, जिसके लिए 27,360 करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया गया है। तमिलनाडु हैज नॉट साइंड द कंप्लीट पीएम श्री एमओयू सो हैज नॉट रिसीव्ड समग्र शिक्षा फंड। तमिलनाडु में पीएम श्री एमओयू कंप्लीटली साइन नहीं किया है, दैट इज वाई तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नॉट रिसीव्ड समग्र शिक्षा फंड। Linking the release of Samagra Shiksha Fund to full national education policy compliance infringe upon the state's constitutional autonomy in education। समग्र शिक्षा फंड के रिलीज को फुल्ली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंस के साथ लिंक करना कहीं ना कहीं स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी इन एजुकेशन को इन्फ्रिंज कर रहा है। व्हाट इज तमिलनाडु's प्रॉब्लम विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तमिलनाडु की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ क्या प्रॉब्लम है। तमिलनाडु ऑब्जेक्शन रिलेट टू स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड करिकुलम चेंजेस। तमिलनाडु के जो मेन ऑब्जेक्शंस हैं 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहला प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, दूसरा करिकुलम चेंज से रिलेटेड है। स्टेट वांट्स टू स्टिक टू द 5+3+2+2 curricular formula rather than the national education policy which includes the pre-school years। तमिलनाडु स्टेट चाहता है कि 5+3+2+2 करिकुलर फॉर्मूला फॉलो किया जाए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें प्री स्कूल ईयर्स को भी ऐड करना चाहता है। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी also propose 5 years as the age of entry to class 1 as against 6 years in the national education policy। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी यानी तमिलनाडु की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्लास 1 में एंट्री का जो एज होगा वो 5 ईयर प्रोपोज करता है स्टेट के अंदर, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि क्लास 1 में एनरोलमेंट के लिए मिनिमम एज 6 ईयर होना चाहिए। The state wants undergraduate college admissions to be based on class 11th and 12 marks rather than a common entrance test as proposed by national education policy। तमिलनाडु स्टेट चाहता है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन के लिए 11th 12th के मार्क्स को बेस्ड बनाया जाए, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गिवन करना होगा। द बिगेस्ट हर्डल हाउएवर इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बिगेस्ट हर्डल जो है तमिलनाडु के लिए वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। वी विल डिस्कस अबाउट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन नेक्स्ट स्लाइड। Why does Tamil Nadu oppose the 3 language formula? The National Education Policy 2020 recommends the mother tongue or the local language as the medium of instruction till class 5 and say that all school students should be taught at least 3 languages, of which 2 must be native to India। National Education Policy 2020 recommend करता है कि क्लास 5 तक बच्चों के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज होगा, और इन स्टूडेंट्स के लिए ये भी प्रोविजन किया गया है कि 3 लैंग्वेज इनको टॉट करना होगा, जिनमें से 2 लैंग्वेज नेटिव होनी चाहिए। दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंडेशंस हैज बीन इन एवरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिंस 1968 and has been implemented in many states by teaching the local language
as well as English and Hindi, with Sanskrit also offered as an option, especially in Hindi speaking state. इंडिया के अंदर 1968 के बाद जितना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए गए हैं, सभी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंड किया गया है। और मैंने स्टेट्स ने लोकल लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में रखा हुआ है। साथ ही एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत या अदर लैंग्वेज उन्होंने रखा हुआ है, बट यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है। तमिलनाडु हैज हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपोजिशन टू दिस फॉर्मूला डेटिंग बैक टू सोशल मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट के अंदर इस फॉर्मूले से रिलेटेड लॉन्ग स्टैंडिंग ओपोजिशन रहे हैं, और ये जो ओपोजिशन रहे हैं हिंदी को लेकर, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी कुछ सोशल मूवमेंट हुए थे, उनके साथ इस ओपोजिशन का कनेक्शन है। फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड एजुटेशन अगेंस्ट मैंडेटरी हिंदी इन 1930s टू वायलेंट एंटी हिंदी रिवर्ट्स इन द लेट 60s to protest against the national education policy and Navodaya school in 1986, there has been a consistent political turmoil in issue on the issue. इस इशू पर कंटिन्यू पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है। स्पेशली 1930s में तमिलनाडु के अंदर हिंदी को मैंडेटरी करने से रिलेटेड वाइड स्प्रेड एजुटेशंस हुए। उसके बाद 1960s में वायलेंट एंटी हिंदी राइट्स हुए। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए गए 1986 में नवोदय स्कूल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए गए, ये सब शो करते हैं कि हिंदी को लेकर तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यू बना हुआ है। In this article, we will discuss why school enrollment down by 1 crore from 2018-19 level. Unified District Information System for Education Plus data for 2022-23 and 2023-24, which was released by the Ministry of Education on December 30, 2024. December 30, 2024 को UDISE प्लस डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। दिस सो अ 15.5 million ड्रॉप 6% इन स्कूल इनरोलमेंट सिंस 2018-19। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018-19 के कंपेयर में करंट में स्कूल के अंदर 6% इनरोलमेंट यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। इट मीन्स अबाउट 15.5 million स्टूडेंट का यहाँ पर ड्रॉपिंग देखा गया है, जो कि अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास है। What do the figure say? Since 2012-13, when the Ministry of Education started maintaining UDISE plus data, it was believed that the total number of students studying in India were 26.3 crore. 2012-13 में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISE प्लस डाटा मेंटेन करना स्टार्ट किया था, बिलीव किया जा रहा था उस टाइम पर कि इंडिया के अंदर टोटल 26.3 करोड़ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। When the 2021-22 data was released, the number was around 26 crore. 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग ये जो नंबर था वो 26 करोड़ तक रह जाता है, एंड 2022-23 डाटा रिफ्लेक्टेड एनरोलमेंट वॉज एट 25.18 करोड़। 2022-23 के डाटा के अंदर ये फाइंड आउट किया गया कि इंडिया के अंदर 25.18 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। Now it has further fallen to 24.8 crore in 2023, a drop of 6% or 1.22 crore student as compared to earlier year. 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम देख सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर जो है स्टूडेंट का इंडिया के अंदर फॉलन हुआ है। पहले 26.3 करोड़ स्टूडेंट 2012-13 में जहां एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, वहीं ये डाउनग्रेडिंग हम देख सकते हैं, और करंट में 24.8 करोड़ स्टूडेंट स्कूल्स के अंदर इनरोल्ड हैं। हाउ डिड सच अ ड्रॉप हैपन? ये जो ड्रॉपिंग हुआ है, इस ड्रॉपिंग का मेन रीजन क्या है? नंबर 1, चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन। बिकॉज डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है, इस वजह से ये ड्रॉपिंग हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। नंबर 2, डिक्लाइन ऑफ स्कूल्स में भी नंबर डिक्लाइन हुआ है। Ministry of Education officials in UDISE Plus report have given a disclaimer that the UDISE Plus report of 22-23 and 2023-24 are not strictly comparable to previous year reports because of change in the methodology of data collection. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल्स का कहना है कि 2023-2024 के जो भी ये
यूडीआईसी प्लस रिपोर्ट के जो डाटा हैं, इन डाटा को प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज करंट में यूडीआईएससी प्लस के लिए डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है. Under this new methodology, exercise of individual data collection from each student, which includes their Aadhaar number, was implemented from 2020 to 23. New methodology के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का इंडिविजुअल लेवल पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, और वो स्टूडेंट जिनका आधार नंबर है उनका डाटा यूडीआईएसई प्लस के अंदर मेंशन किया गया है, और ये मेथोडोलॉजी 2020-23 से स्टार्ट हुआ. इससे पहले जो भी डाटा कलेक्शन किया जाता था वो स्कूल बेस्ड पर कलेक्ट किया जाता था. स्कूल लेवल पर कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो अपने स्कूल डाटा को ओवर करके शो किया करते थे. कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका प्रीवियस नेम किसी अदर स्कूल के अंदर चल रहा है. इसकी वजह से ये डाटा प्रीवियस टाइम में इंक्रीज हो जाया करता था. लेकिन अब आधार बेस्ड यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कंप्लीट डाटा गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया स्टूडेंट्स का. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आधार नंबर जिनके पास नहीं है, इस वजह से ड्रॉपिंग देखा गया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. नंबर डिक्लाइन ऑफ स्कूल इज ड्यू टू मर्जिंग और क्लोजिंग डाउन ऑफ स्कूल्स. कुछ स्कूल्स मर्जिंग या फिर क्लोजिंग हुए हैं, इस वजह से भी ये डाटा डाउन हुआ है. देयर इज ऑल्सो स्टार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर यूडीआईएसई प्लस. यूडीआईएसई प्लस के अंडर कवर्ड स्कूल का नंबर डिक्रीज हुआ है, स्टार्कली डिक्रीज हुआ है. देयर वाज अ ड्रॉप इन द नंबर ऑफ स्कूल्स कवर्ड फ्रॉम 15,58,903 to 14,71,891, a decline of 87,012 स्कूल. इंडिया के अंदर 2017-18 में जहां पर 15,58,903 स्कूल हुआ करते थे, वहीं 2023-24 में इन स्कूल्स का नंबर रिड्यूस होकर 14,71,891 हो गया, जो कि 87,012 स्कूल्स का डिक्लाइन शो करता है. Most of these schools are government run, with 76,883 larger school recorded in the latest 2023-24 डाटा. ये जो स्कूल्स का नंबर डिक्लाइन हुआ है 87,012 स्कूल, इनमें से ज़्यादातर स्कूल गवर्नमेंट रन है. इट मीन 76,883 स्कूल गवर्नमेंट रन थे जो कि क्लोज हो गए हैं. Which state are the most affected? Jammu and Kashmir experienced the most decline in total school, with a decline of 4,509 schools, while in Assam 4,229 schools reduced in, and in UP 2,967. स्कूल के रिडक्शन को अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूल क्लोज हुए हैं. अबाउट 4,509 स्कूल यहाँ पर क्लोज हुए हैं. सेकंड नंबर पर आसाम के अंदर 4,229 के आसपास स्कूल यहाँ पर क्लोज हुए हैं. थर्ड नंबर पर यूपी जहाँ पर 2,967 स्कूल क्लोज हुए हैं. अदर अफेक्टेड एरियाज आर एमपी के अंदर ये फोर्थ नंबर पे आता है, जहाँ पर 2,170 स्कूल क्लोज हुए हैं. महाराष्ट्र के अंदर 1,368 स्कूल क्लोज हुए हैं. फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा स्कीम. समग्र शिक्षा स्कीम के लिए किस तरह से फंडिंग किया जाता है? इन 2022-23 रुपीज 32,515 करोड़ वॉज इनकर्ड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एनरोलमेंट ड्रॉप्ड. 2022 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 32,515 रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था. इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24-25 द एलोकेशन अंडर द स्कीम इज हायर एट 37,010 करोड़. समग्र शिक्षा स्कीम के लिए 2024 में लास्ट ईयर जो फंडिंग एलोकेट किया गया था वो 37,010 रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था. व्हाट आर वेरियस चैलेंजेज फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के बिफोर कौन कौन से चैलेंजेज हैं? नंबर 1 इनइक्वालिटी इन एक्सेस. नंबर 2 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. नंबर 3 हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स. नंबर 4 inadequate फंडिंग. नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज. नंबर 6 फोकस ऑन रोड लर्निंग, overburden curriculum, technological integration. Inequality in access. There is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic groups. Urban and rural areas और different socio-economic groups के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से रिलेटेड सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इंडिया के अंदर शो होती हैं.
Number two, quality of education. While enrollment rates are high, the quality of education remains a concern due to lack of skilled teachers, outdated teaching methods and inadequate infrastructure. इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट काफ़ी हाई है, बट इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है, बिकॉज इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन इसलिए गिवन नहीं की जा रही है, स्किल्ड टीचर का लैक है, टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ऐसा हो रहा है. हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स. Many students, particularly at the secondary level, drop out due to some factors such as financial constraints, lack of interest or early marriage. मैंने स्टूडेंट पर्टिकुलरली एट सेकेंडरी लेवल स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं. इसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज. Inadequate funding. Public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resource for school, teachers and educational reform. इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर के लिए पब्लिक स्पेंडिंग इनसफिशियंट रहे, जिसकी वजह से स्कूल में रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं. टीचर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म के लिए फंडिंग नहीं हो पाता है. Infrastructure deficiencies. Many schools, especially in rural areas, lack basic infrastructure facilities such as classrooms, toilets, and electricity, limiting the learning environment. इंडिया के अंदर मैंने स्कूल्स में स्पेशली रूरल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का लैक है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट को लिमिटिंग करते हैं. Focus on a rote learning. The education system often emphasizes rote memorization over critical thinking, creativity and problem solving. इंडिया के अंदर स्कूल्स में ऐसा अप्रोच टीचिंग का नहीं है जिससे बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें. Overburdened curriculum. The school curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurricular activities and practical skills. इंडिया में स्कूलों का करिकुलम टू रिजिड है एंड कंटेंट के साथ ओवरबर्डनड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. 21st सेंचुरी में डिजिटल लर्निंग मोमेंटम गेन कर रहा है, बट इंडिया के अंदर स्कूल्स में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एजुकेशन सेक्टर में अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से रूरल और अर्बन एरियाज के एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल डिवाइड वाइड हो रहा है. व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन. एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं. नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. नंबर 2, मिड डे मील स्कीम. नंबर 3, प्रधानमंत्री जनधन योजना. नेशनल स्कीम फॉर ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. स्वच्छ विद्यालय अभियान, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 guarantees free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. Right to Education Act 2019 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी देता है. इसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन गिवन करने का प्रोमिस किया जाता है. मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड फ्री मील्स टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन. इंडिया में स्कूल के अंदर ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई. प्रधानमंत्री जनधन योजना फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनेबलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप. लो इनकम फैमिलीज को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY लॉन्च किया गया, सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर किया जा सके. National Scheme for Incentive of Girls for Secondary Education aims to encourage girls of rural areas to continue education by providing them financial incentives. रूरल एरियाज में लिविंग कर रही गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इस स्कीम के तहत. स्वच्छ विद्यालय अभियान इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स, इंश्योर टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन. स्वच्छ विद्यालय अभियान गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, टॉयलेट इंश्योर करता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन को इंश्योर करता है.
Digital India program promotes the integration of technology in education by providing access to digital learning resources and bridging the digital divide in India. डिजिटल लर्निंग रिसोर्स तक एक्सेस को प्रोवाइड करके इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को प्रमोट किया गया है सो दैट डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जा सके. फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप. द गवर्नमेंट ऑफर्स various scholarships and financial assistance program for students of SC, ST and economically weaker sections such as post matric and pre matric scholarship. गवर्नमेंट SC, ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट के लिए वेरियस स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं सो दैट इस कम्युनिटी के स्टूडेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराया जा सके सच एज प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. Earthquake in Delhi NCR. In this article, we will discuss about various types of earthquake and what are various causes of earthquake. So let's discuss all the issues in detail. Recently, a strong earthquake hit Delhi early morning and the tremors were felt across North India. Recently, दिल्ली के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखा गया और नॉर्थ इंडिया के वेरियस पार्ट में इससे रिलेटेड ट्रिमर्स फेल्ट हुए. Residents rushed out of their houses. The quake was of 4.0 magnitude and it hit at a depth of about 5 km. According to an update from the National Center of Seismology, the center's nodal agency that tracks earthquake activity. अर्थक्वेक एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए सेंट्रल लेवल पर एक नोडल एजेंसी है विच नेम्ड इज नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 मैग्नीट्यूड था और अबाउट 5 किलोमीटर डेप्थ से ये जनरेट हुआ. द एपिसेंटर वॉज इन दिल्ली नियर धौलकुआ. धौलकुआ के आसपास इसका एपिसेंटर रहा है. व्हाट इज अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. अर्थ का सडन शेकिंग होने का जो इंसिडेंट है दिस इज नोन एज अर्थक्वेक. It is a natural event. It is caused due to release of energy which generate waves that travel in all directions. अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है जो कि एनर्जी रिलीज होने की वजह से जनरेट होता है एंड अर्थक्वेक के ड्यूरिंग वेव्स जनरेट होती हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हैं. लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर and the location directly above it on the surface of the earth is called epicenter. अर्थ सरफेस के बिलो वो लोकेशन जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर एंड हाइपोसेंटर के जस्ट अबव पार्ट पर यानी अर्थ सरफेस पर जहाँ इसका इम्पैक्ट दिखता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जहाँ पर दिखता है इट मीन हाइपोसेंटर के जस्ट अबव जो पॉइंट है दिस इज नोन एज एपिसेंटर. Earthquake vibrations are called seismic waves which travel through earth and are recorded on an instrument called seismograph. Earthquake vibration जिन्हें seismic waves भी कहा जाता है अर्थ के थ्रू ट्रेवल होती है एंड एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है. इट मीन seismic वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज seismograph. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज. अर्थक्वेक का कितना टाइप होता है एंड इनका क्या क्या कॉजेज होते हैं. नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक. नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक. ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक. व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव इट कॉजेज मूवमेंट एट फॉल्ट. Thus the slipping of land along the fault line along convergent, divergent and transform boundaries cause earthquake. टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती है फॉल्ट एरियाज में मूवमेंट इसकी वजह से होता है. इस मूवमेंट की वजह से स्लिपिंग ऑफ लैंड होता है. फॉल्ट लाइन पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होता है. इट मीन टेक्टोनिक अर्थक्वेक जितने भी हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से होता है. टेक्टोनिक प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट
आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो। टेक्टोनिक प्लेट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होती रहती है। इसका जो मेन रीजन है वो मेंटल लेयर के स्लोली फ्लोइंग होने की वजह से है। बिकॉज अर्थ के बिलो मेंटल स्लोली फ्लोइंग होता रहता है, जिसकी वजह से इस मेंटल के जस्ट ऊपर जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होता रहता है। दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट कॉज स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट। व्हेन द स्ट्रेस गो टू लार्ज इट लीड्स टू क्रैक कॉल्ड फॉल्ट्स। लावा के अंदर यानी मेंटल जो कि अर्थ के बिलो एक फ्लोइंग मैटर है, इसका नॉन स्टॉप मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट पर स्ट्रेस पड़ता है। कभी कभी ये स्ट्रेस टू लार्ज हो जाते हैं और लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर क्रैक विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्ट जनरेट होते हैं। नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरुप्शंस। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। वॉल्केनिक एरिया अर्थक्वेक मेनली वॉल्केनोज एक्टिविटी एक्टिव वॉल्केनोज एरियाज तक लिमिट होते हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस प्लेस पर एक्टिव वॉल्केनोज है उन एरियाज तक ही वॉल्केनिक अर्थक्वेक लिमिट है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनो अर्थक्वेक। मैग्मा के विड्रॉवल की वजह से इस टाइप के वॉल्केनो अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। बिकॉज वॉल्केनो जो मैग्मा जिस टाइम पर विड्रॉ होता है वॉल्केनो के थ्रू, अर्थ के आउटर सरफेस पर स्ट्रेस पड़ता है और अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। दी अर्थक्वेक कैन कॉज लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक। इस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं, इस अर्थक्वेक की वजह से लैंड सबसाइड हो सकता है, ग्राउंड क्रैक प्रोड्यूस हो सकते हैं। These earthquakes can occur as a rock is moving to fill the space where magma is no longer present. वॉल्केनिक अर्थक्वेक मेनली इसलिए जनरेट होते हैं बिकॉज अर्थ के अंडर पार्ट से जो मैग्मा बाहर आ रहा है, उस मैग्मा का प्लेस लेने के लिए रॉक मूविंग करती है और इस केस में यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। नंबर 3, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। In the areas of intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse, causing minor tremors. These are called collapse earthquake. इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी जिन एरियाज के अंदर होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग का जो रूफ होता है वो कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स की वजह से माइनर ट्रिमर्स फील होते हैं। दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। अर्थ शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। कभी कभी केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस के एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थ के अंदर शेकिंग हो सकता है। सच ट्रिमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह का ट्रिमर्स को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ। डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक के 3 टाइप होते हैं। अभी हमने देखा अर्थक्वेक के 3 टाइप, लेकिन अगर हम डेप्थ के बेस पर इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अर्थक्वेक आर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स बेस्ड ऑन देयर डेप्थ which range between 0 to 700 किलोमीटर। डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 0 to 700 किलोमीटर के बीच में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनके लिए अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। शैलो अर्थक्वेक हैव अ फोकस 0 to 70 किलोमीटर डीप। शैलो अर्थक्वेक वो अर्थक्वेक होते हैं जो कि 0 से 70 किलोमीटर डीप से जनरेट होते हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैव अ फोकस 7 to 300 किलोमीटर। 7 to 300 किलोमीटर से जनरेट 70 to 300 किलोमीटर पर जिनका फोकस होता है जिन अर्थक्वेक का, वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं। डीप अर्थक्वेक हैव अ फोकस 300 to 700 किलोमीटर डीप। जिन अर्थक्वेक का फोकस 300 से 700 किलोमीटर डीप होता है दे आर नोन एज डीप अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का पूरे अर्थ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 3 लार्ज जोन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के पूरे अर्थ पर 3 लार्ज जोन हैं। नंबर 1, सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स रिंग ऑफ फायर बेल्ट अर्थक्वेक के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 2, एल्बाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। नंबर 1, सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट।
This this is world's greatest earthquake belt, which is found along the rim of the Pacific Ocean. रिंग ऑफ फायर और सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के चारों तरफ ये फाउंड किया जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज अ रिंग ऑफ फायर। इस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नेम से भी जाना जाता है। अबाउट 81% ऑफ आवर प्लैनेट्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक अगर हेयर। अर्थ पर जितना भी लार्जेस्ट अर्थक्वेक आता है उनका 81% अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर या फिर सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट में देखा जाएगा। The belt exists along boundaries of tectonic plates, where plates of mostly oceanic crust are sinking beneath another plate. Circum-Pacific seismic belt mainly टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर एग्जिस्ट होता है, वेयर प्लेट्स मोस्टली सिंकिंग होती रहती है। अर्थक्वेक इन दिस सबडक्शन जोन आर कॉज्ड बाय स्लिप बिटवीन प्लेट्स एंड रप्चर विद इन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में रप्चर या स्लिपिंग की वजह से इस जोन में अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। नंबर टू, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयस एंड मेडिटेरियन एंड आउट इनटू द अटलांटिक। एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट जो होता है इसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी कहा जाता है। यह बेल्ट जावा से सुमात्रा की तरफ स्प्रेड होता है, उसके बाद हिमालय तक पहुंचता है, उसके बाद मेडिटेरियन सी तक पहुंचता है एंड अटलांटिक में आउट होता है। इस पूरे रीजन के अंदर एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट हम देख सकते हैं। मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर गिवन है और साथ ही यहाँ पे रिंग ऑफ फायर और अदर एरियाज भी इसमें गिवन है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक में से 17% अर्थक्वेक एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट के अंदर आते हैं। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, द रिज मार्क वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट, अ डाइवर्ज प्लेट बाउंड्री। रिज बेल्ट उस प्लेस को कहते हैं जहां पर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्प्रेडिंग हो रही हैं, दूर जा रही हैं। इट मीन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम रिज मार्क बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। मिड अटलांटिक रिज ज़्यादातर अंडर वाटर, डीप अंडर वाटर है और ह्यूमन डेवलपमेंट से काफ़ी फार है। हम देख सकते हैं कि इसमें डीप अर्थक्वेक जोन दिया हुआ है, शैलो अर्थक्वेक सेंटर दिया हुआ है, वॉल्केनिक इरुप्शन कहाँ कहाँ होते हैं, हॉट स्पॉट्स कहाँ पे हैं, वॉल्केनिक इरुप्शन किस किस प्लेस पर होते हैं यहाँ पर गिवन है। इंडिया साइड में यहाँ पर वॉल्केनिक इरुप्शंस नहीं है, बट इंडिया के नीचे, म्यांमार के नीचे यहाँ पर वॉल्केनिक इरुप्शंस हम देख सकते हैं। और डीप अर्थक्वेक जोन जो कि 300 टू 700 किलोमीटर के बिटवीन जिनका फोकस होता है, हम देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में डीप अर्थक्वेक जोन है एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में डीप अर्थक्वेक जोन है। शैलो अर्थक्वेक जो होते हैं ये 0 टू 70 किलोमीटर की रेंज वाले होते हैं। हम देख सकते हैं कि लाइट डॉटेड के थ्रू यहाँ पर शैलो अर्थक्वेक दिया हुआ है। मैप में हम देख सकते हैं कि जो ये रेड कलर से दिया हुआ है डॉटेड लाइन, दिस इज रिंग ऑफ फायर जोन एंड ब्लैक कलर में जो कटिंग लाइन गिवन है ये मिड अटलांटिक रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेस पर अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड स्केल जिसको रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और क्वेक के ड्यूरिंग जितना भी एनर्जी रिलीज होता है उसका ये मेजरमेंट करता है और इसके लिए
मेजरमेंट के लिए 0 to 10 नंबर्स यहाँ पर प्रपोज होते हैं। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर Markelli, an Italian seismologist. The intensity scale measured as per the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is from 1 to 12. इंटेंसिटी स्केल इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट के नाम पर पड़ा है और इंटेंसिटी स्केल के अंदर अर्थक्वेक की वजह से जो भी डैमेज विजिबल है उसके बेस पर यहाँ पर इंटेंसिटी स्केल मेजरमेंट किया जाता है और इंटेंसिटी स्केल पर 1 to 12 तक नंबर होते हैं जबकि मैग्नीट्यूड स्केल पर 0 to 10 तक नंबर होते हैं। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है, साइंटिस्ट उस रिकॉर्ड के थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, लोकेशन एंड टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव ट्रेवल थ्रू। सेस्मोमीटर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि जिस रॉक के थ्रू सेस्मिक वेव ट्रेवल हुई है उस रॉक का नेचर क्या है, या उस रॉक से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिस्मोमीटर गेट कर सकता है। सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव। सेस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक वेव क्या होता है? वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। अर्थक्वेक के ड्यूरिंग जो एनर्जी का वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, दिस इज नोन एज सेस्मिक वेव्स। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। सेस्मिक वेव्स जो होती हैं, इट मीन्स अर्थक्वेक वेव जो होती हैं, है ना, सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली टू टाइप्स। अर्थक्वेक वेव बेसिकली टू टाइप की होती है। नंबर वन बॉडी वेव्स, नंबर टू सरफेस वेव। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Body waves अर्थक्वेक के फोकस पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से जनरेट होती है एंड अर्थ के थ्रू ये वेव ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। हैंस द नेम बॉडी वेव, बिकॉज ये अर्थ जो कि इसके वेव के ट्रेवल के लिए एक बॉडी है, अर्थ के थ्रू मूव करती हैं। दैट इज वाई विच दे आर नोन एज बॉडी वेव्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव। बॉडी वेव का यहाँ पर टू टाइप होता है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव्स फास्टर मूव करती हैं एंड अर्थ सरफेस पर अराइव करने वाली ये फर्स्ट वेव होती है। सो दीज आर नोन एज प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स। पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मैटर। पी वेव्स साउंड वेव होती हैं और ये वेव गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों मटेरियल में ये ट्रेवल कर सकते हैं। एस वेव और सेकेंडरी वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव जो होता है कुछ टाइम लैग के बाद सरफेस पर पहुंचती है। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव जो कि सेकेंडरी वेव के नाम से भी जाना जाता है, सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ये ट्रेवल कर सकती है, जबकि पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। नंबर ऑफ सरफेस वेव, द बॉडी वेव्स एंटर्ड विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट अ नेक्स्ट सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होता है वो सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट होने के बाद न्यू सेट ऑफ वेव्स यहाँ पर जनरेट होती हैं कॉल्ड सरफेस वेव। इट मीन्स सरफेस वेव जो होती हैं ये ओरिजिनल वेव नहीं होती हैं। बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक के थ्रू स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से एक नया सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो जाता है। ये न्यू सेट ऑफ वेव्स जो होता है इसी को सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। दीज वेव्स मूव अराउंड द सरफेस विच आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर लास्ट में जो रिकॉर्ड होता है वो सरफेस वेव ही रिकॉर्ड होता है। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ये जो वेव होती हैं सरफेस वेव, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स। इसकी वजह से रॉक डिस्प्लेस हो सकती हैं और कोलैप्स हो सकती हैं। इट मीन्स हमने देखा यहाँ पर सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, पी वेव एंड सेकेंडरी वेव। पी वेव जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि एस वेव ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं।
सरफेस वेव हमने देखा कि प्राइमरी बॉडी वेव के बाद जनरेट होती है और सिस्मोग्राफ पर जो रीच करता है वो सरफेस वेव ही रीच करता है। अर्थक्वेक इन इंडिया, इंडिया में अर्थक्वेक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। बिकॉज इंडिया के आसपास टेक्निकली यंग एक्टिव फोल्ड माउंटेन हिमालय है और इस वजह से इंडिया हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज में आता है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन। इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सेस्मिक हजार्डस डैमेज। हम देख सकते हैं इंडिया को 5 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम देख सकते हैं कि जोन सेकंड जो है लो रिस्क जोन है एंड कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि सेकंड जोन मिडिल इंडिया एंड सदर्न इंडिया का पार्ट इसमें कवर होता है। जोन 5 की अगर बात करें तो वेरी हाई रिस्क जोन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं सब जोन 5 में आते हैं। इट मीन्स वेरी हाई रिस्क जोन है। एरिया लायबल टू शेकिंग इंटेंसिटी यहाँ पर 9 तक पहुँच सकता है। जोन 6 की बात की जाए तो ये हाई रिस्क जोन है, इंटेंसिटी यहाँ पर 7 होता है। जोन 3 मॉडरेट रिस्क होता है, इंटेंसिटी यहाँ पर 7 होता है। व्हाट इज द इशू रिलेटेड टू इंडिया यूएस टैरिफ? Tariffs levied on imports into India are 5 times higher than what the US levies on its import. इंडिया के अंदर यूएस गुड्स पर जो टैरिफ लगा हुआ है वो यूएस के कंपेयर में 5 टाइम्स ज़्यादा है। द एवरेज ड्यूटी लेविड बाय इंडिया वॉज 17% इन 2023 कंपेयर टू 3.3% लेविड बाय यूएस। यूएस इंडियन गुड्स पर 3.3% का यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, जबकि इंडिया ने यूएस गुड्स पर अबाउट 17% का टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। इस गैप की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। इट वॉज ऑल्सो द हाइएस्ट अमंग कंपेरेबल इकोनॉमीज स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए इंडिया ने यूएस आइटम्स पर सबसे ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किया हुआ है। इंडिया वॉज फॉलोड बाय ब्राज़ील 11%, साउथ अफ्रीका एंड चाइना मोर देन 7%। The average tariff levied by Russia was 6.6% and that by European Union was 5%. ब्राज़ील ने यूएस गुड्स पर 11% का टैरिफ लगाया हुआ है। अफ्रीका और चाइना ने 7% का टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। रशिया ने 6.6% का टैरिफ लगाओ, यूरोपियन यूनियन ने 5% का टैरिफ लगाओ। चार्ट 1 के अंदर ये शो किया गया है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इंडिया हायर एवरेज वॉज मोस्टली ड्यू टू हाई टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इंडिया ने हायर टैरिफ यूएस गुड्स पर इसलिए लगाया हुआ है सो दैट इंडिया में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं। बिकॉज यूएसए से इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करता है, उन आइटम्स पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किया हुआ है। इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा इंडिया ने किया हुआ है। Chart 3 show that the average tariff levied by India on non-agricultural goods was less than 15% between 2018 and 2023. 2018-2023 के बीच में इंडिया ने नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर एग्रीकल्चरल गुड्स के कंपेयर में 15% कम टैरिफ लगाया हुआ है। इट मीन ज़्यादा टैरिफ एग्रीकल्चरल गुड्स पर इंडिया ने इम्पोज किया हुआ है। The duty on agricultural goods, however, has always been more than twice the duty on non-agricultural product and exceeded 38% in all years except in 2020. इंडिया में एग्रीकल्चरल गुड्स पर टैरिफ हमेशा ट्वाइस रहा है नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स के कंपेयर में। 2020 को अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए तो एग्रीकल्चरल गुड्स पर जो टैरिफ लगे हुए 38% तक रीच हुआ है। वाई दिस इशू गॉट मोमेंटम? टैरिफ से रिलेटेड ये इशू स्पेशली इंडिया और यूएस के बीच में ये इशू ने मोमेंटम क्यों गेन किया? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स टैरिफ लेविड बाय वेरियस कंट्रीज के द्वारा टैरिफ जो लेवी किया जाता है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपना अटेंशन ड्रू किया है।
He suggests that the US would impose a reciprocal tariff on countries which he believes have treated the US unfairly. डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि यूएस उन कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करेगा जिन कंट्रीज ने उसके गुड्स पर अपने कंट्री में टैरिफ हाई किए हुए हैं. हिज रिमार्क्स हैव कॉज्ड कंसिडरेबल अनईज इन इंडिया. इसका जो भी रिमार्क्स था इंडिया के अंदर उसका कंसिडरेबल अनईजिंग देखा गया. एमिड दिस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूएस, इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन बॉर्बोन विस्की फ्रॉम 150% to 100%. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिसिज्म के बाद इंडिया ने रिसेंटली बोर्बोन विस्की पर टैरिफ को 150% से 100% तक रिड्यूस किया है. ट्रेड सरप्लस विद यूएस, इंडिया इज इंक्रीजिंगली एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस, वाइडनिंग इट्स ट्रेड सरप्लस विद यूएस. इंडिया करंट में इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस के लिए, जिसकी वजह से ट्रेड सरप्लस इसका वाइड हो रहा है यूएस के साथ. Goods exported to US from India have crossed $53 billion in financial year 25 April to November and exceeded 18% of India's total export from about 15% a decade ago. One decade ago इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट का 15% एक्सपोर्ट इंडिया यूएस के साथ किया करता था, जो कि करंट में 18% तक पहुंच चुका है. बात अगर ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट कॉस्ट की जाए, अप्रैल टू नवंबर मंथ में लास्ट मंथ $53 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने यूएस के साथ. वाई टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज, टैरिफ क्यों इम्पोज किए जाते हैं? टैरिफ्स आर बीइंग इम्पोज टू ब्लॉक इम्पोर्ट फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज इनटू द यूएस. टैरिफ इसलिए इम्पोज किए जाते हैं सो पार्टनर कंट्रीज के इम्पोर्ट को ब्लॉक किया जा सके. ऐसा स्पेशली यूएस करंट में कर रहा है. यूएस चाहता है कि यूएस के अंदर पार्टनर कंट्रीज से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए. बट रेसिप्रोकल टैरिफ्स कुड मीन प्रेशर ऑन इंडिया टू रिड्यूस एग्रीकल्चर टैरिफ. अगर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसके लिए एग्रीकल्चर टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाएगा. बिकॉज यूएस वॉन्ट्स इंडिया टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम देम. यूएस चाहता है कि इंडिया यूएस से ज़्यादा इम्पोर्ट करे एक्सपोर्ट के कंपेयर में. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड ऑन इम्पोर्ट कंट्री वाइज. कंट्रीज के द्वारा एवरेज ड्यूटी कितना लेवी किया जाता है इंपोर्ट्स पर, उससे रिलेटेड ये चार्ट है. हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स पर ड्यूटी लेवी किया जाता है इंडिया के द्वारा, जो कि 20% के नियर बाई है. जापान यूएस के अंदर बहुत कम यहाँ पर ड्यूटी लेवी किया जाता है इंपोर्ट्स पर. रसिया, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन सब कंट्री ऐसे हैं जो अपने कंट्रीज में इंपोर्ट पर लेज ड्यूटी इम्पोज करते हैं. द चार्ट शो द नंबर ऑफ अप्लाइड टैरिफ लाइन्स. इंडिया और यूएस के अंदर कितने टैरिफ लाइन्स अप्लाई की गई हैं 2019 में हम देख सकते हैं. इंडिया के अंदर 11,760 टैरिफ लाइन थी, वहीं यूएस में भी इसके आसपास थी. उसके बाद इंडिया में ये बढ़ जाता है. 2023 में हम देख सकते हैं 12,302 टैरिफ लाइन्स रही हैं, वहीं यूएसए के अंदर 11,960 टैरिफ लाइन हमने देखा. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड कैटेगरी वाइज ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंपोर्ट्स पर कितना ड्यूटी लेवी किया जाता है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर अबाउट 39% तक ड्यूटी लेवी किया जाता है, वहीं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर लगभग 13.5% तक ड्यूटी लेवी किया जाता है. और ये ट्रेंड 2018 से 23 तक लगभग सेम रहा है. द चार्ट शो द एवरेज ड्यूटी लेविड प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया. इंडिया में किन किन आइटम्स का इंपोर्ट किया जाता है और कितना यहाँ पर ड्यूटी लेवी किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना लेवी किया जाता है. हम देख सकते हैं बेवरेजेज एंड टोबैको 74%, ऑयल सीड्स, फैट्स एंड ऑयल 60%, शुगर्स 51%, कॉफ़ी टी 47%, सीरियल्स एंड प्रिपरेशंस 37%, डेयरी प्रोडक्ट 35%, फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांट्स 34%, एनिमल प्रोडक्ट 32%, फिश एंड फिश प्रोडक्ट 30%, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 28%, अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 28%, क्लोथिंग 20%, टेक्सटाइल 16%, लेदर फुटवेयर 15%, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स 12.4%, मिनरल एंड मेटल्स 11.9%, इलेक्ट्रिकल मशीनरी 11.2%, वुड पेपर 10.6%, केमिकल्स 10%, कॉटन 9%, पेट्रोलियम 9.2%, नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी
7%। सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं बीवरेजेज एंड टोबैको पर 74%। सेकंड नंबर पर ऑयल सीड्स फैट्स एंड ऑयल 60%। थर्ड नंबर पर शुगर कॉन्फेक्शनरी कॉफी टी फोर्थ नंबर पे आता है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएस इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में यूएस एक्सपोर्ट का क्या शेयर है। हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में कंटिन्यू ये शेयर बढ़ता चला जा रहा है। 2015-16 में 15.37% यहाँ पर हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट किया जाता था। वहीं करंट में ओवरऑल एक्सपोर्ट का 18.6% एक्सपोर्ट हम यूएस के साथ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।